नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या म्यूचुअल फंड सबकी पसंद है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि अभी भी निवेशकों का भरोसा गारंटीड रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स पर ज्यादा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड पर भरोसा न बढ़ा हो। पिछले 5 साल में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की संख्या दुगनी हुई है और लगभग 23 करोड़ के पार जा चुकी है। और तो और एक दशक में म्यूचुअल फंड में कैश फ्लो भी 1100% तक बढ़ा है। तो आज हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड है सबकी पसंद। इसी पर बातचीत करने के लिए 2 खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। आनंद राठी वेल्थ में डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जब भी हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं, बढ़ चढ़कर हम ये बताते हैं कि अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, अच्छा रिटर्न चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा जरिया आप सबके लिए हो सकता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि ग्लोबली अगर हम कंपेयर करें, भारत में अभी भी 3 या 4% से ज़्यादा ऐसे निवेशक नहीं होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हों। मतलब स्कोप बहुत बड़ा है अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा देने के लिए। लेकिन अगर हम इसको पिछले कई सालों से कंपेयर करें, स्थिति कितनी बदली है और कितनी बदलनी चाहिए, ये समझने की कोशिश करते हैं और आगे आप कैसे एक स्मार्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इस पर भी चर्चा रहेगी। ऋषिकेश, मैं आपसे समझूं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो सच्चाई बयां करते हैं, उनसे हमें एक आइडिया मिलता है कि आखिरकार क्या चल रहा है फाइनेंशियल एसेट की इस दुनिया में। सवाल वही है कि क्या म्यूचुअल फंड वाकई सबकी पसंद है या लोगों में अभी भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एसेट्स को लेकर भरोसा कुछ ज्यादा है? स्वाति जी नमस्ते, प्रतिभा जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। ये बहुत ही उम्दा सवाल है कि भारतीयों की निवेशकों की कहाँ रुचि है, कहाँ झुकाव ज्यादा है। तो ये दिखाई देता है, अगर आंकड़ों को देखें या फिर पारंपरिक तौर से हम देखें तो दिखाई देता है कि एफडी की तरफ काफी झुकाव रहा है भारतीयों का। लेकिन कुछ आंकड़ों के सहारे हम देखें तो 2012 से लेके अब तक 2024 तक कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया है। तो अगर हम भारत को एक निवेशक के तौर से देखें, सारे भारतीयों के निवेशकों को एक निवेश के तौर से देखें, और अगर हम इक्विटी का अनुपात देखें 2012 में कितना था और आज की तारीख में कितना है, तो हमें पता चलेगा कितनी वृद्धि हुई है इक्विटी में निवेश की। तो 2012-14 में इक्विटी में करीबन 5.4% का निवेश हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में 2024 में अगर हम देखें तो वही आंकड़ा करीबन 16.4% के करीब दिखाई देता है। तो वहां पे काफी वृद्धि, काफी ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। एफडीज जो बहुत पसंदीदा विकल्प रहा है भारतीयों का, उसमें क्या हुआ है ये देखते हैं। उसमें भी कुछ परिवर्तन आया है। 2014 में अगर हम देखें तो एफडीज में झुकाव करीबन 57% का हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में 37% हुआ है। तो वहां पे थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी है, डी ग्रोथ हुई है एफडीज में। तो एक जगह पे हम देख रहे हैं कि इक्विटीज में वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है इन्वेस्टमेंट्स में अनुपात में, और दूसरी जगह हम एफडीज देखते हैं तो वहां पे डी ग्रोथ हुआ है, गिरावट दिखाई देती है। लेकिन अगर परम आंकड़े देखें या एब्सोल्यूट देखें तो आज के तारीख में भी एफडीज इक्विटी से काफी हद तक आगे है। एफडीज 37% है और करीबन 16.5% इक्विटी है। तो परम आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो आज भी एफडीज एक पसंदीदा विकल्प दिखाई देता है। लेकिन दूसरी ओर से ये भी दिखाई देता है कि इक्विटी की तरफ झुकाव बढ़ते हुए है। अगर ये ट्रेंड चालू रहा, ये पैटर्न चालू रहा, तो इक्विटीज की तरफ झुकाव बढ़ते जाएगा और कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस आते हुए हमें दिख पाएगा। बिल्कुल। तो आंकड़े जो थोड़ा बहुत हम दिखा पाए और बहुत बेहतर ढंग से ऋषिकेश ने भी बताया कि बेशक अभी भी फिक्स डिपॉजिट है या स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, उसमें अभी भी इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के मुकाबले कई ज़्यादा है। लेकिन जो ग्रोथ विद इन म्यूचुअल फंड दिखी है प्रतिभा, वो ये भी बताती है कि अगर यही ग्रोथ आगे जारी रही तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको लगता है कि जितनी गति से पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, आगे आने वाले टाइम में वो ज़्यादा और रफ्तार से बढ़ेगा? और उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? क्या लोगों का जो रुझान है एफडी से निकलकर या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम से निकलकर या पेंशन स्कीम से बढ़कर
मार्केट या मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में बढ़ता हुआ आप देख पा रही हैं आने वाले टाइम में? एब्सोल्युटली स्वाति, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। मैं जो मानती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि अभी इन्वेस्टर्स ने एक ब्रीदर लिया है। अगर आप सोचें तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐड हुए पिछले 4 साल में। पिछले 4 साल में सिर्फ एक तरफा मार्केट था कि ऊपर ऊपर और ऊपर। कभी ब्रीदर भी हुआ तो बहुत तुरंत एकदम अपसाइड दिखाई देता था, तो उनका एक्सपेक्टेशन भी ऐसा था कि हमेशा एक ही तरफ मार्केट जाएगा। पिछले 2 साल में आप नहीं मानेंगे, इतने सारे इन्वेस्टर्स को हमने बताया एसेट एलोकेशन जरूरी है, थोड़ा बहुत डेट में रखो, तो वो बहुत नाराज होते थे कि डेट में क्यों रखना है, हम तो इक्विटी में डालेंगे। और वही पिछले 6 महीने में वो आके बताते हैं अभी नया पैसा है तो हम डेट में डालना चाहते हैं। तो उन्होंने कभी ये करेक्शन एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो एक्सपेक्टेशंस काइंड ऑफ रीसेट हो गया। हमारा रीसेंसी बायस भी है कि पिछले 4 साल में ऐसा कुछ मेजर नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिला किसी को, तो लोगों को लगता है ऐसा होगा ही नहीं। तो आई थिंक ये जो है ये इन द लास्ट 6 मंथ्स में सितंबर एंड से जो हुआ है उससे थोड़ा ब्रीदर लिया है लोगों ने, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जरूर कम हुए हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे, बट इंटरेस्ट बरकरार है। और ये भी देखना जरूरी है कि जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, वो तुरंत आके अपना लार्ज परसेंटेज उनका जो इनकम है या उनका जो वेल्थ है उसको इक्विटी में नहीं डालेंगे। वो थोड़ा थोड़ा करके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। उनके लिए मतलब प्रोफेशनल गाइडेंस का थोड़ा कमी था, लेकिन वो भी अभी पूरा हो गया। अभी स्मॉल एसआईपी भी आ गया है। आई थिंक इट्स अ ब्रीदर और वापस स्टार्ट होने का है। तो सिर्फ लोगों का एक्सपेक्टेशंस बराबर होना चाहिए कि हाँ ये डाउनफॉल भी आएगा, बट थोड़ा सब्र करेंगे तो अच्छा खासा वेल्थ बिल्ड करने का मौका है। और जैसे आपने बताया, ये रूल बहुत जरूरी है आपको याद रखना कि 10% से भी अगर बढ़ता है, 10% नहीं 12% से बढ़ता है, 12% से बढ़ता है, तो 6 साल में जो पैसा आपने डाला वो डबल होता है। और हमने तो देखा ही है 12% लॉन्ग टर्म रिटर्न रहा है। तो इसलिए इससे बेटर विकल्प कहीं नहीं है, वो समझ गए लोग। लेकिन थोड़ा अभी जो पैनिक है, पैनिक नहीं बोल सकते, थोड़ा अभी नेगेटिव जो सेंटिमेंट है, दैट्स आई थिंक अ ट्रांसिएंट वन। बिल्कुल। तो ये हमने एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझा कि हम क्या समझ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का जो ट्रेंड है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट है कहाँ पर, क्या उनको पसंद आ रहा है। अब थोड़ा नंबर्स की तरफ फिर से आते हैं जो कि हकीकत बयां करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की। अब हर महीने एम्फी डेटा प्रेजेंट करती है। हमने पिछले कुछ महीनों से मार्केट में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखी है। लगभग फरवरी तक या जनवरी तक भी माने, हमने बहुत ज़्यादा फर्क आता हुआ नहीं देखा था म्यूचुअल फंड में। इक्विटी में निवेश अच्छा था, 26,000 करोड़ के तक के पार भी एसआईपी नंबर्स गए। उसके बेहद करीब हमने जाता हुआ देखा, जनवरी में, फरवरी में था। लेकिन मार्च के जो नंबर्स हैं वो थोड़े सबड्यूड हैं, थोड़ा सा वो सुस्ती बयां कर रहे हैं। ऋषिकेश, अब हम इक्विटी में 25,000 करोड़ की जो निवेश जो हमने मार्च में देखा, जो कि फरवरी में 29,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट था। और अगर हम इसको मंथ ऑन मंथ बेसिस पर देखें तो मार्च ये आपका पिछले कई महीनों का, इनफैक्ट नवंबर के बाद से, अक्टूबर के बाद से काफ़ी कम आंकड़ा इस बार मार्च में निकल कर आया है इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का। एसआईपी भी 26,000 करोड़ से थोड़ा कम आई फरवरी में, उसके बाद मार्च में थोड़ा और कम होकर आई है। क्या समझे इस ट्रेंड से? थोड़ा समझना ज़रूरी है कि मार्केट वॉलेटिलिटी में अभी थोड़ा इन्वेस्टर घबरा गए हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से। जी, थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है मार्केट को लेके, और उसके वजह से वॉलेटिलिटी भी काफ़ी दिखाई दे रही है पिछले 2-3 महीनों से। स्पेशली ये टैरिफ वॉर चालू होने की वजह से काफ़ी ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी दिखाई दी है। तो उसके वजह से क्या होता है कि मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप उसमें काफ़ी परिवर्तन आते हुए दिखा है, और उसमें झुकाव काफ़ी कम होते हुए दिखा है। बल्कि इक्विटी एज अ होल पे ही झुकाव काफ़ी कम होते हुए दिखा है। लेकिन एसआईपी ये माध्यम, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये माध्यम ऐसा है जो आपके लिए अनुशासन लेके आता है। अगर अनुशासन लेके आता है तो मार्केट में उतार चढ़ाव ये तो चलते ही रहेगा। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, एसआईपी को बंद करने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन निवेशकों ने एक थोड़ा सा बैकस्टेप ले लिया है, थोड़ी सी घबराहट हो रही है, जिसके वजह से कुछ लोगों ने एसआईपीज बंद कर दिए। कुछ आंकड़ों के सहारे से बताना चाहूंगा कि एसआईपीज बंद करने से कितना नुकसान हो सकता है। अगर 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स के हम अगर रिटर्न्स देखें एसआईपी के भी, पिछले
20 सालों के लिए, 2005 से लेकर 2025 तक, तो जितने लोगों ने फर्स्ट ईयर में निगेटिव रिटर्न्स आए, इसके वजह से एसआईपी बंद कर दी, तो अगले 4 सालों के लिए अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखे तो करीबन 12-13% की आ सकती थी। तो उन्होंने काफी अच्छी रैली मिस कर दी। तो एसआईपी जो है उसको बंद करना बिल्कुल ही गलत बात होगी। तो मेरा कहना यह है कि एसआईपी सर्वप्रथम आप निवेश करते हो एसआईपी के द्वारा एक अनुशासन लाने के लिए और अनुशासित तरीके से निवेश करने के लिए। तो अगर मार्केट नीचे भी आ जाए या शायद ऊपर भी चला जाए, तो आपको एसआईपी में रुकावट लानी नहीं चाहिए। और एसआईपी एक बहुत बढ़िया डोमेस्टिक इन्फ्लोज का साधन रही है। दूसरी चीज ये कहूंगा कि एफआईआईएस का फ्लोज जो है वो भी इम्पैक्ट करता है। और एक काफी डेटा पॉइंट अच्छा उभर के आता है कि कई हफ्तों पहले हमने देखा था कि एफआईआईएस का लॉन्ग शॉर्ट डेटा एक हमें बताता है कि कितनी प्रतिशत एफआईआईएस लॉन्ग यानी खरीद रहे हैं और कितने प्रतिशत शॉर्ट यानी बेच रहे हैं। तो 4 हफ्ते पहले करीबन वो रेशियो 85-15 का था। 85% ऑफ एफआईआईएस बेच रहे थे, 15% खरीद रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से हमको रिवर्सल आते हुए दिख रहा है और वो 75% तक चला गया था, वापस 70% तक शॉर्ट का डेटा यानी बेचने वालों का डेटा आया हुआ है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, लेकिन 15% ये बॉटम है, उसके ऊपर ही जाते रहेगा। तो एफआईआईएस का भी काफी रोल प्ले हुआ है। डोमेस्टिक में एसआईपी बंद होने के कारण फ्लोज में रुकावट आई है। तो ये काफी सारी चीजें जिसके वजह से फ्लोज में हमको गिरावट दिखाई देती है। प्रतिभा, यही समझना ज़रूरी है कि एक जो इन्वेस्टर है वो ऐसे किसी अनिश्चित माहौल में या वॉलेटिलिटी में अपना इन्वेस्टमेंट कैसे बनाए रख सकते हैं। एक तो आपका माइंडसेट हो गया कि आपको इन्वेस्टेड रहना है नो मैटर व्हाट, क्या हो जाता है बाजार में, लेकिन आपका क्योंकि गोल अभी 15 साल के बाद या 10 साल के बाद है तो आपको ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो एक माइंडसेट हो गया। दूसरा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो गई। क्या आपके पास वाकई आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा है इससे ज़्यादा नुकसान झेलने की मेरे पास तो क्षमता नहीं है, बेटर है मैं अपनी एसआईपी या अपना इन्वेस्टमेंट अभी रोक ही दूँ। तो कहते हैं ना कि व्हाट डज इट टेक टू बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स। तो अभी क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? क्वेश्चन स्वाति, पहले तो अपना एक्सपेक्टेशंस ठीक रखे कि वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव तो होना ही है, ये मार्केट का स्वभाव है। और पिछले अगर आप पता नहीं मतलब 25 साल का भी देखेंगे डेटा तो हर साल 10% तो गिरता ही है, कभी 10 और 20 के बीच में गिरता है, फिर भी एट द ईयर एंड शायद पॉजिटिव रिटर्न ही बनता है। तो ये एक्सपेक्ट रखना है। सेकेंडली, आप अगर ये जिन्होंने अब 3-4 साल 5 साल उन्होंने इन्वेस्टेड रहे तो वो कभी ये बात नहीं करते कि एसआईपी बंद करना है या फिर अभी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है। वो जैसे जैसे उनका पैसा बढ़ता है वो एसआईपी स्टेप अप करते रहते हैं। तो ये स्टे द कोर्स जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये स्टे द कोर्स कैसे हो सकता है? अगर आपका आप जो पैसा इक्विटी के लिए एलोकेट कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, मतलब 4-5 साल के लिए आपको नहीं चाहिए, सिर्फ वो पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। तो अगर उतार चढ़ाव आएगा जो आपका एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए तो आप उस पर बने रह सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली हमने देखा है पिछले 1-2 साल में कि एसेट एलोकेशन पूरा मतलब 80-90% इक्विटी में रहता है। वो जब तेजी है तब अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न्स आता है। जैसे ही थोड़ा टर्न होता है तो वॉलेटिलिटी में बने रहना बहुत मुश्किल होता है। तो एक एसेट एलोकेशन चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल्स में भी थोड़ा बहुत डेट कंपोनेंट होगा तो स्टेबिलिटी होगा, इसके लिए हाइब्रिड फंड्स भी हैं। और रिस्क और रिटर्न दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स है, तो दोनों को देखना जरूरी है। ज्यादा तक हम लोग सिर्फ रिटर्न देखते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखते हैं कि बहुत अच्छा किया है, तो इसमें नेगेटिव क्या हो सकता है ये दिखते ही नहीं। शायद इसीलिए बहुत नैरो सेक्टोरियल फंड्स और थीमेटिक फंड्स में भी एसआईपी स्टार्ट करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा करेक्शन जब आ जाता है तो बने रहने में मुश्किल हो जाती है। तो रिस्क और रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो एक बैलेंस ऑफ पोर्टफोलियो बनाएंगे, वो भी जो 4-5 साल के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। और जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं पिछले अगले 1 साल 2 साल 3 साल में जो है वो हम लोग डेट या हाइब्रिड फंड्स में रखेंगे और उसमें ज्यादा मतलब 1-2 ईयर्स का है तो डेट में ही रखेंगे और उससे ऊपर है तो हाइब्रिड कंसिडर कर सकते हैं। ये अगर करेंगे और अपना सेक्टर का एलोकेशन भी बराबर रखेंगे तो
इन्वेस्टर रहना आसान होता है, तब भी घबराहट जरूर होती है। जब 10-15% होती है फिर भी घबराहट कम होती है, 25-30% होती है तो घबराहट होती है, लेकिन बने रहने में आपको मदद होगी, क्योंकि आपका दूसरा पोर्टफोलियो जो डेट में, हाइब्रिड में थोड़ा बहुत स्टेबल रहता है, तो आपको पता चलता है कि हाँ मैं बना रह सकता हूँ और इन्वेस्टमेंट करते रहूंगा। इससे बहुत बड़ा वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। जिन्होंने वेल्थ बिल्ड किया वो कभी ये नहीं बात करते कि हमें स्टॉप करना है या ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मार्केट्स में। बिल्कुल। तो वॉलेटाइल मार्केट में कैसे निवेश करें, कहाँ निवेश करें, प्रतिभा से हमने समझा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जरा जानेंगे कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाए कैसे इस टाइम पर। दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने रहेंगे, देखते रहिए मनी गुरु। म्यूचुअल फंड क्या है सबकी पसंद, इसी पर करें खास चर्चा। हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ से ऋषिकेश पालवे है और फिनवाइज से प्रतिभा गिरीश से हम कर रहे हैं खास चर्चा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेशकों का भरोसा बढ़ा तो है, पर आगे अब क्या स्ट्रैटेजी रखें अगर आपको इन्फ्लेशन बीटिंग, वॉलेटिलिटी से बचने के लिए आपको अगर एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी है तो ऋषिकेश आपसे मैं अब समझूंगी वे फॉरवर्ड क्या हो, क्योंकि अभी बाजार वॉलेटाइल है, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी चिंता है। आपके हमारे जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं या एफडी है वो एक हद तक ही आपको इन्फ्लेशन से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। आपको पोर्टफोलियो में एक ऐसा एसेट क्लास भी चाहिए जो आपको उसके ऊपर जो रिटर्न कमा कर दे, जो कि आपके लिए इक्विटी कर सकता है। तो कैसे हम इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके वो एक एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? स्वाति जी, पहले तो मैं फिलहाल का लैंडस्केप बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में भारतीय निवेशकों का पैसा कहाँ पे है। अगर हम पिछले साल का डेटा देखें, 2024 का डेटा देखें, तो पता ही चलता है कि 900 लाख करोड़ करीब करीब निवेश होते हैं। उसमें से 50% जो है वो फिजिकल एसेट्स मतलब गोल्ड और रियल एस्टेट में निवेश होते हैं, और बचे 50% करीबन 459 करोड़ फाइनेंशियल एसेट में निवेश हुए थे। उस 459 करोड़ में से भी 60% जो है वो डेट और डेट लाइक एसेट्स में निवेश हुए थे। जैसे आपके एफडी में निवेश हुए थे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश हुए थे, डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश हुए थे। तो सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश हुए थे करीबन 60% इन्वेस्टमेंट्स, और केवल 16% इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश हुए थे। जैसे मैंने पहले कहा कि वहां पे काफी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एज अ कंट्री हम आज भी काफी पीछे है जहां इक्विटी इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर मैं वेटेड एवरेज रिटर्न्स देखूं सारे निवेशकों का, तो वो करीब करीब 7% के इर्द गिर्द आता है। तो कहने का मतलब यह है कि 7% रिटर्न के साथ हम बैरली इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। तो अगर पैसे से पैसा बनाना है तो करीबन 12-13% का एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी वेल्थ एडवाइजर या मैनेजर को पूछो या किसी एक्सपर्ट को पूछो तो एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, और जब कहते हैं कि 70% इक्विटी में होना चाहिए, 30% डेट में होना चाहिए, लेकिन रियलिटी जैसे मैंने कहा 60% जो है वो डेट और डेट लाइक इंस्ट्रूमेंट्स में है। तो रियलिटी और बुक्स में काफी अंतर है। तो सबसे पहले वो कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा? जैसे मैंने पहले कहा, एक लक्ष्य निर्धारित करें, 12-13% रिटर्न का लक्ष्य निर्धारित करो ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। वो लक्ष्य कैसे पा पाओगे, उसकी रणनीति क्या होगी? करीबन 80% जो है वो इक्विटी में निवेश करना चाहिए और 20% जो है वो डेट में निवेश करना चाहिए। अगर निवेश की अवधि 5 साल से ऊपर है, 3 से 5 साल के बीच में है, तो वही एलोकेशन 70% इक्विटी और 30% डेट में हो सकता है। और अगर 3 या 1 साल के नीचे है शॉर्ट टर्म के लिए, तो 100% ऑफ द मनी डेट में होना चाहिए। अगर इक्विटी में करना है तो कौन से सारे फंड्स करने चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहाँ 50% करीबन जो है वो लार्ज कैप में हो, 30% जो है वो मिड कैप में और बचे 20% जो है वो स्मॉल कैप में हो। तो ये लार्ज कैप का ये इक्विटी का एलोकेशन होना चाहिए, और डेट में मेजरली गिल्ड फंड्स में अगर निवेश करोगे तो काफी फायदेमंद होगा। तो ये वे फॉरवर्ड होना चाहिए ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ और 12-13% का रिटर्न भी बना पाओ। जी, तो कहां पर कैसा इन्वेस्टमेंट करें ये ऋषिकेश से हमने समझा। अब जरा फंड्स की बात करते हैं, कैसे फंड्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को पसंद है। प्रतिभा, एक आइडियल पोर्टफोलियो के लिए किस तरीके के फंड्स आपको अच्छे लग रहे हैं निवेशकों के लिए?
टेक्नो कैटेगरी की बात करते हैं, जहां तक इक्विटी, प्योर इक्विटी जो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे हमने बताया 5 इयर्स, आप अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, तो इक्विटी में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का जो है बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फ्लेक्सी कैप फंड, सिमिलरली इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, ये दोनों फंड्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और रिस्क भी एडजस्टेड अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो ये दोनों फंड कंसिडर कर सकते हैं। और जहां हाइब्रिड है, हाइब्रिड में अभी कई टाइप के हैं, तो एक तो बैलेंस एडवांटेज फंड है, जहां पे इक्विटी और डेट के बीच में चेंज होता रहता है प्रोपोर्शन डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, तो आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड इज अ गुड फंड टू हैव। दूसरा है मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड हाल ही में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसमें गोल्ड का भी एक एलिमेंट होता है। गोल्ड का आपको पता ही है कितना अच्छा रनअप हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा वो रिस्क जरूर है कि अगर वो चेंज हो जाए तो कितना जल्दी फंड में चेंज होगा। लेकिन ये कैटेगरी में व्हाइट ऑक मल्टी एसेट फंड नया फंड है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो हाइब्रिड जो है आईसीआईसीआई बैफ और व्हाइट ऑक मल्टी एसेट फंड कंसिडर कर सकते हैं। और नॉट टू फॉरगेट डेट, डेट तो बहुत अच्छा स्पेस में है। अभी हमने 2 रेट कट भी देखा है। अगर आपको गिल्ट फंड वगैरह नहीं लेना है, उसमें उतार चढ़ाव आपको नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहिए, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जैसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बंधन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड इज इन अ गुड स्पेस और इट्स अ सेफ फंड फॉर शॉर्ट टर्म। तो ये पसंदीदा फंड्स हैं प्रतिभा की तरफ से, जहां पर उन्होंने इन्वेस्ट करने की सलाह दी है। डेफिनेटली हाइब्रिड में फ्लेक्सी कैप फंड्स ने काफ़ी अच्छा किया है और मार्च में हमने देखा 5600 करोड़ के पार यहां पर इन्वेस्टमेंट भी हुआ। और साथ ही आपके जो फ्लेक्सी कैप के अलावा मल्टी एसेट फंड्स हैं, फ्लेक्सी कैप माफ़ कीजिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में और आपके हाइब्रिड फंड्स में मल्टी एसेट फंड्स ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें अलग अलग एसेट क्लासेस का एक्सपोजर है। ऋषिकेश, नाउ कमिंग टू यू, आपको कौन से फंड्स पसंद आ रहे हैं पोर्टफोलियो के लिए? स्वाति जी, इक्विटी के लिए मैं 5 फंडों का जिक्र करना चाहूंगा जो मेरे पसंदीदा फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो आपने कहा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप मेरा पसंदीदा फंड है, क्योंकि भले ही नाम उसका फ्लेक्सी कैप है, लेकिन वो लार्ज कैप प्रॉक्सी है। करीबन 83% जो है वो लार्ज कैप में है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है अपनी कैटेगरी में। आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड फंड, ये हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज में निवेश करता है। निफ्टी का अनुमान है करीबन 1.1% का यील्ड देंगे, और ये जिन कंपनियों में लगाता है तो वहाँ पे करीबन 3% यील्ड आने की गुंजाइश है। स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करूंगा। ये आउट परफॉर्म किया है निफ्टी एज वेल एज इसकी ओन कैटेगरी को। और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक काफी अच्छा फंड माना जाएगा लार्ज और मिड कैटेगरी में। तो ये 5 फंड्स का मैं जिक्र करूंगा, ये मेरे 5 पसंदीदा फंड। तो ये रहे ऋषिकेश के पसंदीदा फंड, जिसमें फ्लेक्सी कैप, इमर्जिंग इक्विटी, स्मॉल कैप, डिविडेंड यील्ड और डीएसपी इक्विटी का अपॉर्चुनिटीज फंड भी है। ये एक आइडियल पोर्टफोलियो ऋषिकेश की तरफ से और प्रतिभा की तरफ से उनके पसंदीदा फंड्स भी हमने देखे। थैंक यू सो मच ऋषिकेश और प्रतिभा हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।